वीडियो देखने वालों को नमस्ते। आज हम बात करेंगे जो नए डिफेंस में रिफॉर्म अनाउंस हुए हैं उसके बारे में। तो आर्थिक पैकेज जो अनाउंस किया गया है कोरोना वायरस से लड़ने के बाद इकोनॉमी को उबारने के लिए, उसमें जो है कुछ डिफेंस सेक्टर के लिए भी अनाउंसमेंट हैं। तो ज़रा अगर हम उन अनाउंसमेंट पे जाएं उससे पहले अगर हम आज की अपनी स्थिति को देखें तो हम बात करते हैं आत्मनिर्भर बनने की, लेकिन डिफेंस में हमारी स्थिति ये है कि आज के समय में हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर हैं। सऊदी अरब के बाद जो है हमारा नंबर आता है। $100 बिलियन जो है हमने पिछले 6 साल में खर्च किए हैं बाहर से जो है डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए, और हमारी 60% ज़रूरत जो है आज के समय में इंपोर्ट से ही पूरी होती है। तो एक ऐसा देश जो कि 4-5 लड़ाइयाँ लड़ चुका है अपने आज़ाद होने के पिछले 60 सालों के दौरान, और जो है एक ऐसा देश जिसके पड़ोसी चाइना और पाकिस्तान जैसे हैं, उस देश के लिए ये 60% रिक्वायरमेंट वाला फिगर जो है वो बहुत ही निराशाजनक हो जाता है कि क्योंकि हम एक ऐसे देश हैं जो कि दोनों तरफ से एक स्ट्रॉन्ग दुश्मनों से घिरा है, फिर भी हम इतने सालों में एक मजबूत डिफेंस इंडस्ट्री खड़ी नहीं कर पाए। ये वाकई जो है हमारे लिए एक निराशा की बात है। तो अब ज़रा हम देखें कि पहले जो है एक मेक इन इंडिया जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब अनाउंस किया गया था, तो तब से अब तक हमने कितनी तरक्की कर ली। तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स पर जाएं तो एक रिपोर्ट कहती है कि पिछले 4 साल में हमारा डिफेंस का एक्सपोर्ट है वो 5 गुना बढ़ा है। अच्छी बात है यहाँ पे। फिर एक रिपोर्ट कहती है कि 700% का जो है जंप हो गया है मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से डिफेंस एक्सपोर्ट में। अब अगर हम इसको देखें कि 700% या 5 टाइम्स 4 टाइम्स जैसी जो बात हो रही है, सुनने में हमें बहुत अच्छी लगती है, पर एक्चुअल में ये बहुत कम है। बहुत कम इसलिए है क्योंकि हम बिल्कुल ज़ीरो के ही करीब थे, कुछ खास हमारा था नहीं, और वहाँ से अगर थोड़ा भी ग्रोथ होती है तो परसेंटेज के टर्म में बहुत बड़ी लगती है। तो कहने को लगता है कि बहुत बड़ी ग्रोथ कर ली, पर एक्चुअल में ये बात सही नहीं है। हमको अगर चेक करना है कि हमने कितनी तरक्की करी है तो हमें ये ऐसे चेक करना चाहिए कि ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्री में हमारा कितना परसेंट शेयर हो गया है, जो आज के समय में 2% भी नहीं है। तो जब तक हम अपने इस शेयर को नहीं बढ़ा पाते तब तक हम कह नहीं पाएंगे कि हम जो है डिफेंस में तरक्की कर रहे हैं। ज़रा हम कुछ रिफॉर्म्स की बात करें जो अभी अनाउंस किए गए। तो पहला रिफॉर्म जो अनाउंस किया गया है वो ये है कि 75% FDI जो है ऑटोमेटिक रूट के तहत होगी। ऑटोमेटिक रूट का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि सरकार से स्पेशल परमिशन पहले लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कंपनियां जो है सीधे दूसरी विदेशी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर कर सकती हैं। 75% तक का शेयर जो है वो फॉरेन प्लेयर्स को दे सकती हैं, और ये काम करने के बाद वो सरकार को इन्फॉर्म कर सकती हैं। इससे ऊपर अगर उनको जाना है तो सरकार की स्पेशल परमिशन की ज़रूरत होगी। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? अब पहले हमने जो किया था वो 49% किया था, तो 49% में हमें उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलने। अब रीज़न ये है कि डिफेंस में जो टेक्नोलॉजी होती है वो बड़ी ही सेंसिटिव टेक्नोलॉजी होती है। कई सालों कई दशकों की रिसर्च के बाद जो है वो टेक्नोलॉजी डेवलप हो पाती है। तो अगर हम ये उम्मीद करें कि दूसरी कंपनी जो है बड़ी इजीली आएगी और हमारे साथ वो शेयर कर देगी, तो ये गलत आपकी उम्मीद थी। तो सरकार को इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है और इसलिए उन्होंने जो है इसको बदला। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि कोई भारतीय और विदेशी कंपनी मिलकर अगर काम करते हैं तो अब विदेशी पार्टनर को एक बड़ा हिस्सा मिलेगा 74% तक। तो इसलिए जो है वो यहाँ पे आना जो है अब ज़्यादा पसंद करेंगे, तो इसका हमें फ़ायदा डेफिनेटली मिलेगा। और साथ में जो अनाउंसमेंट किया गया है वो ये कि 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ को कॉर्पोरेटाइज किया जाएगा, यानी कि उनको जो है एक कंपनी के तौर पर जो है उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा ताकि उनका कामकाज जो है सुधारा जा सके। फिर जो है बात की गई है आर्म फोर्सेस को कहा गया है कि वो रियलिस्टिक रिक्वायरमेंट रखा करें डिफेंस जो रिसर्च एजेंसीज हैं भारतीय उनके सामने। तो ये एक बहुत बड़ा जो है इशू रहा है। हमारी जो रिसर्च कंपनियां हैं वो हमेशा शिकायत करती रही हैं कि हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट नहीं रखती हैं,
और रिक्वायरमेंट को बार बार जो है वो बदलती रहती हैं। तो इससे जो है उनका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो काफ़ी बुरा इफ़ेक्ट होता है। तो ये बात उनकी बिल्कुल सही है, बिल्कुल जायज़ है। तो क्या है कि भ्रष्टाचार जो है आर्म्ड फोर्सेस में भी है, फॉरेन डील में जो है फ़ायदा ज़्यादा होता है करप्शन वालों को, तो वो प्रेफर किया जाता है। तो हमारी खुद की कंपनियां जो है कोई अच्छी चीज़ ना बना पाए, इसलिए उनको रिक्वायरमेंट ही ऐसी दी जाती है जो थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल होती है और कई बार उसको बदल दिया जाता है। अब एक अच्छा सा एग्जांपल जो है इसका आपको मिल जाएगा अर्जुन टैंक के केस में। तो अर्जुन टैंक के केस में जो आर्मी ने जो ट्रायल करवाए थे उसके, वो काफ़ी इम्प्रैक्टिकल से थे। जैसे कि लगातार 500 किलोमीटर उसको बोला कि चल के दिखाओ रिवर्स गियर में। तो हम नॉर्मल कार भी चलाते हैं, उसको भी इतना रिवर्स गियर में नॉन स्टॉप चलाने की ज़रूरत नहीं होती, पर उससे वो टेस्ट करवाए गए। और ऐसे कोई टेस्ट विदेशी टैंक से भी नहीं करवाए जाते। तो कुछ अनरियलिस्टिक चीज़ें जो है की जाती हैं। तो यहाँ पे क्लियरली जो है आर्म फोर्सेस को बोला गया है कि आप प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट रखिए और एडवांस में रखिए, टाइमलाइन के साथ रखिए। ये नहीं कि आज बोल रहे हो कि ऐसी चीज़ हमें बना के दो और 1-2 साल बाद बोलते हो ऐसी नहीं वैसी बना के दो। तो ऐसे चलता रहेगा तो जो है मतलब नहीं रह जाता कि हमारी DRDO हो या एडा हो, ऐसे संस्थान जो है अपना काम ठीक से कर पाए। फिर एक नेगेटिव लिस्ट बनाने का कहा गया है आर्म फोर्सेस को। तो ये लिस्ट जो है जनरल रावत जो है वो बना रहे हैं। तो ये इसलिए बनाया गया है कि जो चीज़ भारत में बनाई जा सकती हैं एक ठीक ठाक क्वालिटी की, वो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो, इजी इंपोर्ट जो है बंद हो, इसलिए जो है एक नेगेटिव लिस्ट बनाई जाएगी। और इस नेगेटिव लिस्ट में जो भी प्रोडक्ट होंगे उनको नहीं खरीदा जाएगा विदेशों से। अब इसमें एक अच्छी बात ये सामने आ रही है कि इस लिस्ट में जो है आर्टिलरी को डालने का कहा गया है। आर्टिलरी को डालने का मतलब ये है कि आज के समय में हम आर्टिलरी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं। तो धनुष हो, K9 वज्र जैसी चीज़ जो पिछले 2-3 साल में हमने डेवलप की है, उसके कारण जो है अब हमें बाहर से ये लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको अब एक नेगेटिव लिस्ट में डाला जाएगा, यानी ये चीज़ें इंपोर्ट नहीं की जाएंगी। तो ये कुछ अच्छे रिफॉर्म जो हैं अनाउंस किए गए हैं, पर इसमें भी कुछ कोऑर्डिनेशन की समस्या है। अब जैसे ही ये अनाउंस होता है कि 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ को कॉर्पोरेटाइज किया जाएगा, तो इमीडिएटली जो है जो वर्कर यूनियन है वो धमकी देने लगती है कि हम जो है स्ट्राइक कर देंगे, धरना देंगे, ये करेंगे। तो जैसे ही सरकार ये अनाउंस करती है और इमीडिएटली 24 घंटे भी नहीं होते और उधर से उनकी धमकी आ जाती है। तो ये चीज़ें क्लियरली बता रही हैं कि कोऑर्डिनेशन की काफ़ी कमी है। अब क्या होगा जब ये कॉर्पोरेटाइज हो जाएंगे ये डिफेंस फैक्ट्रीज, तो क्या होगा, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के लिए एक बोर्ड बन जाएगा। तो वो बोर्ड जो है वो डिसीजन लिया करेगा। अभी जो है ट्रेड यूनियन जो है वो कई सारे दबाव डाल देती हैं और अपने हिसाब से चीज़ों को करने की कोशिश करती हैं। तो ये होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर इस चीज़ के पीछे जो है स्ट्राइक होती है, काम रुकता है, तो वो भी देश के लिए अच्छा नहीं है। तो पहले से ही जो है एक कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत है, बातचीत करने की ज़रूरत है। और बातचीत से अगर नहीं मान रहे हैं तो कोई सख्त एक्शन लेने की भी ज़रूरत हो जाती है। और साथ में कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम यहाँ पे एक और दिखती है कि जहाँ विपिन रावत CDS कहते हैं कि हम जो है 114 फाइटर प्लेन जो है अब नहीं खरीदेंगे, हम जो है तेजस को ही और लेंगे और बीच में कुछ ज़रूरत पड़ी तो एडिशनल ले सकते हैं। तो ये रावत जी ने कहा। अगले ही दिन जो है एयरफोर्स के चीफ भदौरिया जी का बयान आता है कि नहीं, हम तो 114 प्लेन खरीदेंगे ही। तो यहाँ पे भी देखिए कोऑर्डिनेशन वाली तालमेल की कमी की समस्या फिर आती है कि हमारे CDS कुछ और कह रहे हैं, एयरफोर्स चीफ कुछ और कह रहे हैं। तो ये भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो डिसीजन है वो सब लोगों से बातचीत करके नहीं लिए जा रहे हैं, इसीलिए जो है ये विरोधाभासी काम हो रहे हैं। सरकार अनाउंस कर रही है, उधर वो स्ट्राइक की धमकी दे रहे हैं। यहाँ रावत जी कुछ और कह रहे हैं तो विपिन जो भदौरिया जी हैं वो कुछ और कह रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए। ये क्लियरली जो है तालमेल की कमी को दर्शा रहा है। तो अब जो है एक गैप की प्रॉब्लम है, इस गैप को हमें फिक्स करने की ज़रूरत है कि DRDO क्या करेगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्या करेंगी, डिफेंस PSU क्या करेंगे। तो इनके काम को, इनके ऑब्जेक्टिव्स को, इनके फ्यूचर गोल्स को सब कुछ क्लियरली डिफाइन होना चाहिए और इनके ऊपर एक ऐसी बॉडी हो जो इनके बीच का तालमेल कराने का काम करे।
तो डीआरडीओ को किस तरह की चीज़ें डेवलप करनी है, कैसी रिसर्च करनी है, वो उसके क्लियर इंस्ट्रक्शन उसको आर्म फोर्सेस से मिलने चाहिए। फिर जब वो चीज़ डेवलप हो जाए तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, डिफेंस पीएसयू को किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, किस तरह की ट्रेनिंग अपने लोगों को देनी है, वो भी चीज़ें जो है टाइमलाइन के हिसाब से क्लियर होनी चाहिए, जो कि नहीं होता है। तो ये कोऑर्डिनेशन का काम कायदे से करना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो वो पूरी तरह से सभी को एक साथ बिठा के बातचीत करे, सबको अपने अपने टारगेट्स दे, सबको अपने अपने गोल्स दे, और फिर जो है काम करें। तो सबसे पहले तो खुद ही डिफेंस इंडस्ट्री को तय कर लेना चाहिए कि किन चीज़ों में हमें जो है आत्मनिर्भर बनना है, किन में हम जल्दी आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो उसकी एक खुद वो लिस्ट बनाए, और उस लिस्ट के हिसाब से जो है बाकी जो भी एजेंसीज़ हैं हमारी, ये सब उनके साथ काम करे, मिलजुल के काम करे, ताकि चीज़ें जो है जल्दी हों। अभी जो है सब अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करते रहते हैं, सबकी अपनी रिक्वायरमेंट चलती रहती है, कोऑर्डिनेशन की कमी है, इसीलिए जो है जो काम 5 साल में पूरा हो सकता है वो 10 साल में भी नहीं होता है। तो ये रही आज की बात, इस पर जो है आप अपने विचार रखिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद।